So, the topic that we are going to study today is AVM. AVM basically stand for arteriovenous malformation. Arteriovenous arteriovenous malformation. तो एवीएम में होता क्या है या एवीएम कैसी कंडीशन होती है, ठीक है। तो एवीएम सबसे पहला, अगर हम बाय डेफिनेशन एवीएम को समझना चाहें तो एवीएम एक तरह की कंजेनाइटल वैस्कुलर एनॉमली होती है, ठीक है। वैस्कुलर एबनॉर्मेलिटी या एनॉमली होती है। इसमें होता ये है कि जो आर्टीरियल ब्लड फ्लो करने लगता है वीनस चैनल्स में, इसमें वीनस चैनल्स में ये फ्लो करने की वजह क्या होती है या ये फ्लो कैसे करके जाता है। ये फ्लो ऐसे करके जाता है, ये फ्लो ऐसे करके जाता है जब वहां पे वेसल टैंगल हो जाती है। क्या हो जाती है? टैंगल। टैंगल मतलब आपस में उलझ जाना, ठीक है। आपस में वेसल जब उलझ जाती हैं तो उसके वजह से जो आर्टीरियल ब्लड फ्लो है वो वीनस चैनल में जाने लगता है। क्यों? क्योंकि आपस में सारी वेसल जो है उलझ चुकी हैं, फंस चुकी हैं एक दूसरे में। और इसी उलझने को या वेसल के टैंगल होने को निडस कहते हैं। क्या कहते हैं? निडस कहते हैं। इसमें जो पेशेंट होता है उसके इस एबनॉर्मेलिटी की वजह से अक्सर करके काफी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि हैमरेज और किसी भी टाइप का स्ट्रोक, हैमरेजिक हो, इशेमिक हो। एक सेकंड रुकिए। तो इस टैंगल के वजह से जो ब्लड होता है वो कैपिलरीज की बेड तक नहीं जा पाता है। कहाँ तक नहीं जा पाता है? कैपिलरीज की बेड तक नहीं जा पाता है। थोड़ा सा मार्कर में इंक खत्म हो गई थी तो इंक डाल लें। ठीक है। कैपिलरीज की बेड तक नहीं जाता और बाईपास कर जाता है कैपिलरीज की बेड को। क्या कर जाएगा? बाईपास कर जाएगा। कैपिलरीज की बेड को बाईपास कर जाएगा।
इसी कैपिलरी को जब बाईपास करेगा तो कैपिलरी रेजिस्टेंस एब्सेंट होने की वजह से हाई प्रेशर का ब्लड जो है, जो आर्टीरियल आर्टरीज में आ रहा था, वो वेन्स में जाने लगे। कैपिलरी रेजिस्टेंस एब्सेंट होने की वजह से हाई प्रेशर आर्टीरियल ब्लड वेंट टू वीनस। ठीक है, और जब ये वीनस या वेन्स वीनस सिस्टम में डायरेक्टली जाने लगेगा, जब इसके वजह से आपको पेशेंट में हैमरेज और इशीमिया के चांसेस देखने को मिलेंगे। इतनी सी बात समझ में आई कि होता क्या है, जनरली चीजें चलती कैसे हैं। तो कंजेनाइटल वैस्कुलर एनोमली दैट occur in a patient when the arterial blood flow into venous channel due to a tangle vessel called as nidus, and the tangling of vessel makes the capillary bed or the capillary bed resistance absent, which in leads to the increased blood flow directly into वीनस सिस्टम। रेड वाले मार्कर की भी इंक खत्म है, आज सबकी इंक डाला जाए। बस 2 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम समझेंगे नॉर्मली फंक्शनल एनाटॉमी में, ये फंक्शनल एनाटॉमी एक नॉर्मल ह्यूमन की और उसकी जिसको ये कंडीशन हो रही है, ठीक है, जिसको एवीएम हो रहा है। ठीक, तो अब हम जो है इतनी सी बात समझ में आई। ठीक, तो की कॉन्सेप्ट यही है, किसी भी नॉर्मल पेशेंट में क्या होता है, आर्टरी से एट्रियोल्स में जाती है, स्पेलिंग को माइंड करिए। इसके बाद कैपिलरी बेड में जाती है, कैपिलरी बेड के बाद जो है हमारा वेन्यूल्स में जाती है, और उसके बाद वेन्स में आती है। यहाँ पे जो कैपिलरी बेड है वो प्रेशर को रिड्यूस कर देती है। क्या काम करेगी? ब्लड के प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करेगी। ठीक है, और सेकंड काम की अगर बात करें तो ऑक्सीजन भी एक्सचेंज यहीं पे होता है। ठीक है, इसी कैपिलरी बेड। तो कैपिलरी बेड इज अ मिडिल पाथ वेयर
where the pressure reduce and oxygen is exchanged, ठीक है। एवीएम के कंडीशन में क्या होता है, आर्टरी होती है, आर्टरी है, एट्रियोल्स और कैपिलरी बेड मिल जाते हैं आपस में, ठीक है, और एट्रियोल्स कैपिलरी बेड वेन्यूल सब मिल जाते हैं क्योंकि टैंगल हो जाते हैं, और इन्हीं के टैंगल होने को हम क्या कहते हैं, निडस कहते हैं। निडस, निडस बन जाता है पूरा, टैंगल्ड कैपिलरीज का पूरा एक निडस बन जाता है, कैपिलरी वेन्यूल्स और उसका, और ये डायरेक्ट सीधा इंट्रोड्यूस किसमें हो जाती है, वेन्स में। तो यहाँ पे निडस आने की वजह से क्या चीज होगी, ना प्रेशर ड्रॉप होगा ब्लड का, ना ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, ना ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही है। तो ये एक सिंपल सॉर्टेड सा तरीका समझाने का, ठीक है। तो इससे 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 आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब बात करें अगर हम कंपोनेंट्स, जो कि हमने आपको जनरली समझा दिया है, आर्टरीज होती हैं और वेन्स होती हैं, आर्टरीज का एट्रियोल्स, कैपिलरी बेड, वेन्यूल्स का वेन्स, ठीक है, सिंपल सॉर्टेड। तो जनरली ये समझाते हैं कि ये कंपोनेंट जो है, आर्टरीज जो है, वो फीड किसे किसे करेंगे, फीडिंग आर्टरीज होंगी कौन कौन सी। देखिए फीडिंग आर्टरी एक से ज्यादा हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, अक्सर करके एसीए की हो सकती है, एमसीए की हो सकती है, पीसीए की हो सकती है, या तो फिर कोई पोस्टीरियर सर्कुलेशन की आर्टरी हो सकती है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई, सिंपल सॉर्टेड सी, ठीक। ये आर्टरीज ये होती है। जो वेन्स होती हैं ये सारी ड्रेनिंग वेन्स होती हैं, कौन सी होती हैं, ड्रेनिंग वेन्स होती हैं, ब्लड ड्रेन आउट करती है ना, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, ड्रेनिंग वेन्स कहा गया है। ब्रेन का सारा ब्लड ड्रेन आउट करने का काम करती है, तो ये ड्रेनिंग वेन्स होती हैं, ठीक है। ये अक्सर करके जो है इनका प्रेशर रिड्यूस रहता है इन वेन्स का, ठीक है। वेन्स का प्रेशर हमेशा ध्यान रखिएगा, वेन्स में प्रेशर हमेशा रिड्यूस रहता है। पर एवीएम की कंडीशन में जब कैपिलरी बेड नहीं प्रेजेंट होती है तो उसकी वजह से प्रेशर घट नहीं पाता है, तो डायरेक्ट जब वेन में इंट्रोड्यूस होती है तो वेन रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि इसके वजह से एन्यूरिज्म कैसे हो सकता है। ठीक, एन्यूरिज्म क्या होता है, एन्यूरिज्म क्या होता है, एन्यूरिज्म जो है कोई भी ब्लड वेसल है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल है ये, ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल में जब कोई वीक स्पॉट बन जाए और वहां पे बल्ज आउट होने लगे चीज, ऐसे रप्चर ना हो पर बल्ज आउट हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, एन्यूरिज्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, एन्यूरिज्म कहेंगे। अब बल्जिंग और अ वीक स्पॉट इन अ ब्लड वेसल दैट inflates out and potentially leading to rupture, रप्चर होती नहीं ना, लीडिंग टू रप्चर। एन्यूरिज्म जो होता है अक्सर करके 10 to 15% हमारे पेशेंट होते हैं जो एवीएम के, उनमें देखने को मिलता है,
ठीक है, तो इनको आइडेंटिफाई एंजियोग्राफी में कर लिया जाए जल्दी से जल्दी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि आगे चल के रप्चर ना हो जाए। अब हम बात करेंगे कि ये एक तरीके का जब कंजेनाइटल मसला है तो एम्ब्रियो के लेवल पे यहाँ पे चीजें कैसे होती हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, तो अक्सर करके होता क्या है, एम्ब्रियोनिक लाइफ के चौथे से 8वें हफ्ते में ये माल फॉर्मेशन स्टार्ट होना दिखने लगता है, क्योंकि चौथे से 8वां हफ्ते में ही आपका वैस्कुलर डेवलपमेंट भी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड के बीच में किसी भी बच्चे में आपको ये कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर, अगर एम्ब्रियोलॉजी की लेवल पे देखें तो इन फ्यूचर अगर किसी को हो रही है तो यहीं से स्टार्ट होती है, एम्ब्रियोनिक लाइफ के चौथे से 8वें हफ्ते में। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ तो वो चीजें, वो सिम्टम्स आपको सडन देखने को मिल गए। सडन नहीं, सडन नहीं कह सकते, इनिशियल लाइफ में देखने को मिल गए, पैदा होते 1-2 साल में देखने को मिल गया, ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। इसके सिम्टम्स अक्सर करके कई डिकेड्स बाद दिखना शुरू होते हैं। ठीक है, ये एक कंजेनाइटल बीमारी है जो कि हेरिडिटरी चेंजेस की वजह से होती है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि पेशेंट की बॉडी नॉर्मली, बच्चे की बॉडी नॉर्मली डिफ्रेंशिएशन सही से कर पाती है बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जब डिफरेंशिएशन अच्छे से कर पाती है तो कोई मसला नहीं आता, पर इसी डिफरेंशिएशन में जब मसला आ जाता है, सही से डिफरेंशिएशन नहीं कर पाती है बिटवीन आर्टरी, कैपिलरीज एंड वेन्स, तो इसके वजह से क्या होता है, इन दोनों को मिला के आर्टीरियो वीनस फॉर्मेशन चालू रहता है। अब आर्टीरियो वीनस फॉर्मेशन चालू है पर कैपिलरी की बेड नहीं फॉर्म हो रही है। क्या फॉर्म नहीं हो रही, कैपिलरीज की बेड नहीं फॉर्म हो रही, फॉर्म ही नहीं हो रही। ठीक, तो जब कैपिलरीज की बेड फॉर्म ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपको एवीएम बीमारी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जिस जीन के वजह से होता है उसका नाम है ENG जीन, क्योंकि ये एक तरह की हेरिडिटरी या कंजेनाइटल बीमारी है। और ACVRL1 जीन की वजह से होता है। इन दोनों के अगर क्रोमोसोम जानने हैं तो क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 12 होते हैं। सो वी कैन से that the AVM is a congenital disease and also
a hereditary disease caused by a defect in chromosome 9 and 12, which is ENG and ACVRL1 respectively, and this malformation occurs at the very beginning of the embryonic life when the vascular development is starting and the body fails to differentiate between the arteries, capillaries, and veins. The condition leads to a arteriovenous formation in abundant, absenting any type of capillaries bed. Hence, it leads to arteriovenous malformation. ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। कुछ चीजें और अगर हम जाने, जैसे कि ये बीमारी सबसे ज्यादा अगर किसी को होती है तो जेंडर वाइज की बात करें तो ये एक मेल डोमिनेंट डिजीज है। टिपिकली 20 से 40 साल से 45 साल के पेशेंट में आपको देखने को मिलेगी और ये बेसिकली जो है 0.01 से 0.5% पॉपुलेशन को होता है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। जो रीजन ये मोस्टली कवर करता है, मेजॉरिटी जो जब भी एवीएम होता है तो मेजॉरिटी किस में देखी गई है, सुप्रा टेंटोरियल रीजन में 85% चांसेस होते हैं सुप्रा टेंटोरियल में होने के और 15% इंफ्रा टेंटोरियल में होने के। इंफ्रा टेंटोरियल रीजन में ब्रेन के 15% और 85% रिस्पेक्टिवली ये दो चांसेस बनते हैं, तो सुप्रा टेंटोरियल के होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, सुप्रा टेंटोरियल जो एरिया है वो बेसिकली जो आपका ये सेरिब्रम को सेरिबेलम से डिवाइड करता है, ठीक है, उसी के ऊपर का एरिया होता है। ठीक, इसी को सुप्रा टेंटोरियल एरिया कहा गया है। तो इन दोनों के बीच के एरिया को सुप्रा टेंटोरियल एरिया बेसिकली कहा गया है, जो सेरिब्रम को सेरिबेलम से डिवाइड करता है। अगर सेरिब्रम ऐसे है तो ये सेरिबेलम है, तो यहाँ का एरिया जो होता है ये बीच का एरिया, इसको सुप्रा टेंटोरियल कहते हैं। ठीक है, 85% चांसेस होते हैं। बाई लोकेशन की बात करें अगर हम, थोड़ा सा जनरली ये भी समझ लेते हैं कि हमको जो ग्रेडिंग है वो कैसे करनी है। तो आप एक तरह समझिए क्लासिफिकेशन। ठीक है,
तो ग्रेडिंग के लिए पहला तो हम लोग एसपी ग्रेडिंग सिस्टम यूज करते हैं। एसपी ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो स्पेट्सलर मार्टिन ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है। ये सिस्टम पहला सबसे हम लोग यूज करते हैं। इसमें हम लोग जो है साइज 3 स्मॉल मीडियम लार्ज में लेते हैं, इक्विवेलेंसी देखते हैं, वीनस ड्रेनेज देखते हैं, और टोटल स्कोर जो है इसका जो है 1 से 5 के बीच में होता है कि एसएम ग्रेडिंग सिस्टम जो है हमारा वो किस तरीके से लेवल्स उठा रहा है। तो स्मॉल के लिए फॉर एग्जांपल हम 1 उठाते हैं, मीडियम साइज है तो 2, वरना 3, ठीक है। फिर नॉन इक्विवेलेंट है नॉन के लिए 0 उठाएंगे, इक्विवेलेंट के लिए 1 उठाएंगे। वीनस ड्रेनेज के हिसाब से हम उठाएंगे कि सुपरफिशियली ओनली है कि डीप है, अगर सुपरफिशियली है तो 0, डीप है तो 1, ठीक है। और टोटल हम स्कोर करेंगे, और इन्हीं की ग्रेडिंग होती है अपनी जनरली। 1 से 2 ग्रेड को लो रिस्क कहा जाता है, ठीक है। 3 को मतलब मिड का कहा जाता है, 4 से 5 को हाई रिस्क कहा जाता है, ठीक। पहला सिस्टम हमारे पास कौन सा आ गया, स्पेट्सलर मार्टिन ग्रेडिंग सिस्टम, एसएम ग्रेडिंग सिस्टम जिसे कहते हैं। 1 से 5 की इसकी रेंजेस होती हैं। सेकंड अगर क्लासिफाई करें हम तो लोकेशन के हिसाब से कर सकते हैं इसको क्लासिफाई। लोकेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा कॉमन जो है हमारा, जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंसी 25% की रखता है वो है फ्रंटल लोब, 25%, ठीक है। उसके बाद हमारा पेराइटल 20% के आसपास। उसके बाद हमारा टेम्पोरल जो कि 15% के आसपास, 13 to 15% के आसपास रहता है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। इसके बाद और भी जगहें आपके एवियम का मसला हो सकता है, जैसे कि ऑसिपिटल हो गया हमारा, इसमें हमारा जो है शायद 10% के आसपास, हाँ ये सीरीज सीक्वेंस है, एफपीटीओ, हाँ एफपीटीओ, ठीक है। 25%, 20%, 15%, 10%, ठीक है। याद करने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है। चारों लोब में ऐसे याद करिएगा एफपीटीओ, मैंने ऐसे ही याद किया इसको, ठीक है। एफपीटीओ, तो एफपीटीओ के हिसाब से 25, 20, 15 और 10। बाकी अगर 2 रीजन की और बात करें, जो कि हमारा डीप, आपके जितने भी डीप रीजन है जैसे कि बेसल गैंग्लिया और थैलमस, इनमें जो होता है 15% होने का चांस होता है। और जो पोस्टीरियर फोसा या ब्रेन स्टेम होते हैं, पोस्टीरियर फोसा, इसमें भी 15% होने के चांस। अच्छा हाँ, इसको इधर नहीं लिखना था, मुझे समझाना है कुछ, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, डीप बेसल गैंग्लिया और थैलमस 15%, और हमारा पोस्टीरियर फोसा, इसमें ब्रेन स्टेम वगैरह इन्वॉल्व होंगी, वो भी है 15%, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ऐसे लिखा है ताकि मैं कुछ चीजें समझा सकूं। तो जब भी आपके फ्रंटल लोब में ये एवीएम होगा, जाके आपस में गुत्थम गुत्ती कर लेंगी सारी नसें मिलके, सारी वेसल्स मिलके, ठीक है। तो पेशेंट में आपको क्या दिखेगा, सीजर और मोटर डेफिसिट। इतनी सी बात समझ में आई। पेराइटल में कभी हुआ तो पेशेंट में ऑल्टर्ड सेंसोरियम और नेग्लेक्ट देखने को मिले। नेग्लेक्ट से पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, सेंसरी का भी ऑल्टर्ड सेंसोरियम बता चुका हूं, ठीक है।
टेम्पोरल में दोबारा हमारे पास सीजर्स आ जाएंगे, और एक बहुत जनरल सी चीज जो हम लोग इससे पहले 20 बार पढ़ चुके टेम्पोरल के लिए, वो लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट इज एफेजिया आ जाएगा। कैमरे में दिख ही नहीं रहा, एक सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफेजिया आ जाएगा। अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में हुआ तो उसका विजुअल फील्ड विजुअल फील्ड जो है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। आप लोग ये जानते हैं कि डीप में या बेसल गैंग्लिया थैलमस में आता है तो मूवमेंट में, पेन, टच, प्रेशर में मसला आ जाएगा, ठीक है। तो अक्सर करके इन पेशेंट की सर्जरी मेजॉरिटी ऑफ द जगह अवॉइड करी जाती है, नहीं कराया जाता। आप सीजर सही करा सकते हैं, मोटर डेफिसिट सही करा सकते हैं, ठीक है, बट इनमें मूवमेंट का प्लस टच, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब का मसला आने लगता है बेसल गैंग्लिया और थैलेमस में। तो ये हाई सर्जिकल रिस्क प्रोसीजर रहता है, ठीक है। रही बात पोस्टीरियर फोसा की, तो इसमें जो है ब्रेन स्टेम और सेरिबेलर रीजन आते हैं। कौन से आते हैं, सेरिबेलर रीजन, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलर रीजन आते हैं। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज तरीके से इसको क्लासिफाई हमने एसएम ग्रेडिंग सिस्टम और लोकेशन के हिसाब से कर दिया है। और भी वैस्कुलर मालफॉर्मेशन होती है एवीएम की तरीके, सीवीएम होती है, डीवीए होती है, ठीक है। तो ये सब भी अपनी अपनी क्लासिफिकेशन होती है। तो इन्हीं का डिफरेंशिएशन जो है वो हम को जानना उतना डेप्थ में जरूरी अभी के लिए नहीं। आपको एवीएम, क्योंकि पहली बात इतना कोई डेप्थ में आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि उसने लिखा क्या है। चाहे वो कैवर्नोमा की बात करें, कैवर्नोमा मालफॉर्मेशन, ये हाइयर लेवल के लिए ठीक है, बट एज अ एजुकेशन पर्पस के लिए कैवर्नोमा आपके कोई काम का नहीं ना। डेवलपमेंट वीनस एनोमली, डीवीए जिसे कहते हैं, वो भी कोई काम का नहीं ना, ठीक है। ड्यूरल एवीएम कहते हैं, डी एवीएम कहते हैं, जो कि अक्सर करके क्या होता है कि जब कॉर्टिकल वीनस ड्रेनेज की वजह से हेमरेज का रिस्क बढ़ जाता है तो उस टाइम पे होता है, ठीक है। तो वो जानने का उतना लॉजिकल वो नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसके वजह से दिक्कत क्या क्या आ सकती है। दिक्कत आना मतलब पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी इसकी, इस कंडीशन की वजह से और कौन कौन सी कंडीशन हमारी बॉडी में हो सकती हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी इसकी, पैथोफिजियोलॉजी के वजह, पैथोफिजियोलॉजी जानना जरूरी है। तो सबसे पहला अगर इसका मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म वन क्या करेगा, सबसे पहली चीज ये हमारे बॉडी में क्या करा सकता है, हैमरेज करा सकता है। क्या करा सकता है, हैमरेज करा सकता है। हैमरेज ऐसे करा सकता है कि जब हाई हाई
आर्टीरियल ब्लड, हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर वाला ब्लड निडस में जाएगा, निडस के बाद तुरंत वेन्स में चला जाएगा, तो वेन्स उतना प्रेशर झेल नहीं पाएंगे और रप्चर हो जाएंगे। ठीक है, तो हाई ब्लड, हाई आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जब वेन्स में जाएगा तो रप्चर हो जाएगी वेन्स। पहला मैकेनिज्म समझ गए, हैमरेज हो सकता है इसकी वजह से। दूसरा मैकेनिज्म की बात करें अगर हम, तो सीजर्स आ सकते हैं। सीजर्स कैसे आएंगे कि एबनॉर्मल वेसल की वजह से कॉर्टिकल इरिटेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है, और छोटे 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 हेमरेज डिपॉजिट होने लगेंगे। ठीक है, इसके वजह से जो है गिलोइसिस बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे? गिलोइसिस बनने लगेंगे। गिलोइसिस एक तरह से आप ये समझिए जैसे गीलियल सेल्स जो होती हैं, जो गीलियल सेल्स ब्रेन की होती है, अगर ब्रेन एनाटॉमी आपने पढ़ी होगी समझ में आएगा। जो गीलियल सेल्स होती हैं वो जब हीलिंग रिस्पॉन्स दिखाती हैं तो इसी को ग्लियोसिस कहते हैं। तो ग्लियल सेल का हीलिंग रिस्पॉन्स को ग्लियोसिस कहते हैं। तो जब भी सीजर्स के टाइम पे क्या होगा, एबनॉर्मल वेसल की वजह से कॉर्टिकल इरिटेशन होगा, एबनॉर्मल वेसल की वजह से कॉर्टिकल इरिटेशन होगा। कॉर्टिकल इरिटेशन की वजह से जो माइक्रो हेमरेज है, ठीक है, वो डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। क्या? माइक्रो हेमरेज डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। इसी के वजह से हीलिंग शुरू हो जाएगी एवीएम के आसपास, गिलोसिस इन एवीएम। चलिए लिख दे रहे थोड़ा सा, गिलोसिस शुरू हो जाएगी, जो ग्लियल सेल से हीलिंग शुरू हो जाएगी। इसी की वजह से एपिलेप्टोजेनिक, ठीक है, क्या? एपिलेप्टोजेनिक फोकस होगा। क्या होगा? एपिलेप्टोजेनिक फोकस बढ़ जाएगा और आपको उस एरिया में सीजर्स आ जाए। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? एबनॉर्मल वेसल की वजह से कॉर्टिकल इरिटेशन, कॉर्टिकल इरिटेशन की वजह से आपको माइक्रो हेमरेज होने लगे। माइक्रो हेमरेज को जो डिपोजिशन था, उस डिपोजिशन के इन रिस्पॉन्स में ग्लियल सेल ने ग्लियोसिस शुरू किया एवीएम के आसपास। उसी के एवीएम के आसपास की वजह से आपकी बॉडी ने एपिलेप्टोजेनिक फोकस जो है किया और आपको एक लोकलाइज सीजर्स दे दिया। क्या दे दिया? लोकलाइज सीजर दे दिया। ठीक है, ये बेसिकली एपिलेप्टोजेनिक फोकस जो है, एपी अरे यार लिख दे रहे, एपिलेप्टोजेनिक फोकस के वजह से आपको उस पार्ट ऑफ ब्रेन में लोकलाइज्ड सीजर्स होगी। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई? क्या बोलने जा रहा था भूल गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर याद आएगा तो बताता हूँ। थर्ड की अगर बात करें तो वीनस हाइपरटेंशन। वीनस हाइपरटेंशन होगा, जैसे कि जानते हैं कि हाइयर ब्लड प्रेशर जो है आर्टरी में, ब्लड हाइयर प्रेशर का ब्लड आर्टरी में रहता है, तो वो जब झटके से वीनस में जाएगा तो वीनस प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और नॉर्मल जो वीनस ड्रेनेज होता है ब्रेन से, वेन्स जो ब्लड ड्रेन करती है नॉर्मली, वो इम्पेयरमेंट हो जाएगा। उसी इम्पेयरमेंट के वजह से पेशेंट में आपको एडेमा, सीवियर हेडेक, ऐसा हेडेक कि वो कहेगा कि इससे ज्यादा दर्द मेरे सर में कभी हुआ ही नहीं, और धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ डेफिसिट देखने को मिलेगा। धीरे धीरे करके कुछ ना, मूवमेंट में, अगर थैलेमस में तो मूवमेंट में, कॉर्टिकल
फ्रंटल में तो किसी और चीज में, तो ऐसे ऐसे करके आपको किसी में एफेजिया में तो डेफिसिट देखने को मिलेगा। तो इम्पेयर्ड वीनस ड्रेनेज की वजह से या वीनस हाइपरटेंशन बढ़ने की वजह से हमारा जो ड्रेनेज है, जो ब्लड को लेकर जितनी वेन्स आ रही हैं, ब्लड को लेकर आ रही है, वेन्स ब्लड को, हाँ, वेन्स जितने भी ब्लड को ड्रेन कर रही है ब्रेन से, उसमें इंपेयरमेंट होने की वजह से सीवियर एडेमा, एडेक और प्रोग्रेसिव डिफिसिट देखने को पेशेंट में मिल जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वाई स्मॉल एवीएम ब्लीड्स मोर। सिंपल सॉर्टेड सा इसका आंसर यही होगा, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट थ्योरी के हिसाब से स्मॉल एवीएम में लेस अमाउंट में फीडिंग आर्टरीज होती हैं। ठीक है, क्या होंगी, क्वेश्चन है ना। ठीक, लेस अमाउंट में फीडिंग आर्टरीज होंगी। लेस अमाउंट में फीडिंग आर्टरीज के वजह से, ठीक है, लेस अमाउंट में फीडिंग आर्टरीज, क्या फीडिंग वेसल्स की वजह से, एक तरह से वेसल समझिए, वेसल समझिए, चाहे आर्टरीज हो चाहे वेन्स, दोनों को, दोनों जो फीडिंग वेसल्स रहेंगी उनका कम नंबर रहेगा। इसी कम नंबर की वजह से जब वही सेम अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा तो वहां पे क्या दिखेगा आपको, हाइयर रेजिस्टेंस दिखेगा। भाई पतले से पाइप से आप पूरी टंकी का पानी प्रेशर से भेजेंगे तो उस पाइप पे प्रेशर पड़ेगा ज्यादा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। और इसी की वजह से जो निडस होते हैं उसमें हाइयर इंट्रानिडल प्रेशर हो जाएगा। अब जब प्रेशर ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो अगर जब रेसी रप्चर होगी तो ब्लड भी तो ज्यादा निकलेगा, क्योंकि प्रेशराइज था ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, अब इस पे बहस जरूर है। कुछ काउंटर इंट्यूटिव कहते हैं कि बड़ा ईवीएम ज्यादा ब्लीड करेगा एज कम्पेयर टू छोटा ईवीएम, बड़े मोटे पाइप से ज्यादा लॉस होगा एज कम्पेयर टू छोटा पाइप। ठीक है, अब लिटरेचर इसी पे है, जो मेन लिटरेचर, जो मेन चीजें हैं वो इसी पे है कि छोटा ईवीएम एवीएम ब्लीड इसीलिए ज्यादा करता है। ठीक है, ब्लीड ज्यादा भी करेगा और ब्लीड करने के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। इसके ब्लीड करने के चांसेस इसकी हाई रेजिस्टेंट और हाई इंट्राएंडल प्रेशर की वजह से, क्योंकि इनमें फीडिंग वेसल्स कम है। जब आप फीडिंग वेसल्स बढ़ा देंगे, आपके पास फीडिंग वेसल ज्यादा है, तो आपके पास होगा क्या, ये रेजिस्टेंट अपने आप लोअर हो जाएगा। आपने एक टंकी से पानी निकाल लेते, एक पाइप से आपने 4 पाइप लगा दिए तो हर पाइप का प्रेशर कम हो गया, तो उसके वजह से ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, तब जैसे ही ये भी कम हो गया तो आपका ब्लीड करने का चांसेस किसका ज्यादा हो गया, अपने आप स्मॉल वेसल का ज्यादा हो गया, स्मॉल एवीएम का ज्यादा हो गया, जिनमें फीडिंग वेसल्स कम थी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। ठीक, अगर इनके हम कुछ क्लिनिकल फीचर की बात करें, अगर हम इनके क्लिनिकल फीचर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हेमरेज में 50% से ज्यादा चांस है कि ये आपको देखने को मिले। जब भी आपको ये देखने को मिलेगा तो पेशेंट हमेशा कंप्लेन करेगा
सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक, क्या कंप्लेन करेगा कि उसको सडनली बहुत तेज से दर्द होना शुरू हो गया सर में, ठीक है। ऑल्टर्ड रहेगी कॉन्शियसनेस, कभी होश में कभी बेहोशी में, आधा आधा होश में आधा बेहोश। और आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा कि इसमें पेशेंट को सीजर्स आएंगे। क्या आएंगे? सीजर्स। अभी हमने पीछे बताया ना सीजर्स कैसे आएंगे, ठीक है। तो इतना सिंपल शॉर्टेड से समझ गए, ठीक। सेकेंडली आप सबसे ज्यादा किन में देख सकते हैं? उन पेशेंट में जिनको एक्चुअली में सीजर्स ही मेन आते हैं, ठीक है। जिनको मेनली सीजर्स ही आते हैं उनमें भी आप एवीएम देख सकते हैं, ठीक है। 15% चांस है ये हेडेक में दिखे आपको, 15% चांस है। और अगर कोई ऐसा मास इफेक्ट दिख रहा है तो वो 5 से 10% चांस है, ठीक है, कि आपका वीनस हाइपरटेंशन बढ़ा हुआ है और ये सब बढ़ा हुआ है, तो न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट में दिखेगा। वीनस हाइपरटेंशन आपको, और ये 5 से 10% होने के चांसेस हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। हम ऑलरेडी चीजें बता चुके हैं कि पेशेंट में कैसे सिम्टम्स दिखेंगे। इससे पहले फ्रंटल में, अगर हम फ्रंटल लोब की बात करें, हमने अभी बताया था फ्रंटल लोब में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। सीजर देखने को मिलेंगे, हो सकता है हेमीपेरेसिस देखने को मिले, हो सकता है पर्सनालिटी चेंज देखने को मिले। चलिए इसको थोड़ा सा कवर अप कर देते हैं, इन डेप्थ कवर कर देते हैं, वरना जो है बड़ा मसला हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। अगर हम बात करें कि कभी और छोटा नहीं लिख सकते, किसी पेशेंट को फ्रंटल लोब में अगर होता है, तो फ्रंटल लोब में जब भी होगा तो आपको कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस देखने को मिलेगी विथ सीजर्स, विथ पर्सनालिटी चेंज, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। कभी अगर पैराइटल लोब में हुआ, पैराइटल लोब के क्लिनिकल फीचर आपको हेमी सेंसरी लॉसेस देखने को मिलेंगे, आधे सेंसरी लॉसेस देखने को मिलेंगे, नेग्लेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। टेम्पोरल लोब में हुआ अगर, तब आपको एफेजिया, मेमोरी सीजर्स, एफेजिया मतलब बोलने में दिक्कत, मेमोरी रिटेंशन में दिक्कत, और सीजर्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी आपको सीजर्स देखने को मिलेंगे। बाय द वे सीजर्स तीनों में कॉमन है ड्यू टू द हाइयर प्रेशर, ठीक है, हाइयर प्रेशर ऑफ द आर्टरी पुशिंग इनटू द वीनस वेन्स, ठीक है। अगर हम ऑसिपिटल लोब की बात करें तो हॉस्पिटल लोब में हमको विजुअल में मसला आएगा, जैसे हेमियानोपिया पढ़ा चुके हैं हम, पीछे देख लीजिएगा, बहुत कवर कर चुके हैं। शॉर्ट्स में हो सकता है हम ये सब चीज़ों को दोबारा लाएं ताकि चीज़ें रिवाइज होती रहें, ठीक है। थैलमस और बेसल गैंग्लिया की अगर बात करें हम, जो कि हम बता चुके मूवमेंट के लिए होता है, तो आपको बेसिक बेसिक मूवमेंट डिसऑर्डर और हेमीपेरेसिस और सेंसरी लॉस भी देखने को मिल सकता है, हेमी हेमी सेंसरी लॉस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है।
सेरिबेलम में अगर ये कभी होता है, सेरिबेलम में आपको ये देखने को मिला कि ये एवीएम है, तो पेशेंट शोज अ मूवमेंट ऑफ अटैक्सिया, वर्टिगो, सर घूमना और हेडेक का कंप्लेन आपके पास आके करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। एवीएम का कोई कॉज नहीं होता है, कॉजेज हमने पीछे डिस्कस कर लिए हैं कि दो जीन के वजह से होता है, क्रोमोसोम 9 और 12। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन आप करना है तो एवीएम बहुत बहुत आईसीएच की तरह लगता है, इंटरक्रेनियल हैमरेज की तरह लगता है। ठीक है, आईसीएच की तरह दिखता है। आईसीएच में पेशेंट जब भी आएगा हाइपरटेंशन के साथ आएगा और डायबिटीज के साथ आएगा और एज हमेशा 40+ होगी। और इसके पेशेंट जो है 45 के अंदर ही होते हैं अक्सर करके, कंजेनाइटल कंडीशन होती है। बीपी से हाइपरटेंशन की कोई हिस्ट्री वैसी खास रहेगी नहीं। ठीक है, हाइपरटेंशन की कोई उतनी खास हिस्ट्री रहेगी नहीं इनकी। डायबिटीज से इनका कोई लेना देना नहीं है। एज 40 के नीचे होगी, 40-45 के नीचे की एज होगी। और जब भी आईसीएच का पेशेंट आएगा तो इनका प्रोग्नोसिस बेटर नहीं होता, वर्स होता है एज कंपेयर टू एवीएम। अगर हम कुछ एग्जामिनेशन की बात करें, एवीएम हो सकता है मैं इसी वीडियो में ख़त्म कर दूं, कोशिश तो मेरी यही है कि एवीएम इसी में ख़त्म हो। ठीक है, तो एवीएम का ये समझिएगा कि एग्जामिनेशन जो है इसमें आप क्रेनियल ब्रूट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्रेनियल ब्रूट एग्जामिनेशन में आप पेशेंट के ऑर्बिट्स पे, टेम्पोरल रीजन पे, मास्टॉइड रीजन पे, टेम्पोरल, मास्टॉइड और ऑर्बिट्स पे अस्कल्टेट करेंगे और ऑडिबल ब्रूट सुनाई देंगे आप। ऑडिबल ब्रूट सुनाई देगी। तो ये पहला एग्जामिनेशन है। इवन पल्सेशन भी सुनाई दे सकती है। ठीक है, ऐसा कोई वो बात नहीं है। दूसरा, आप फंडोस्कोपी अगर पेशेंट की हुई है जिसमें आपका आईसीपी बढ़ा रहेगा, इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ा रहेगा ड्यू टू पेपिलर एडेमा। ठीक है, ड्यू टू पेपिलर एडेमा, पेपिलर एडेमा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। कुछ साइन जो कि हमने इससे पहले डिस्कस कर लिए हैं, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो हेमी सेंसरी हो, सेंसरी हो, चाहे वो एफेजिया हो, चाहे वो हेमिएनोपिया हो, चाहे वो आपका इटैक्सिया हो, तो ये सब चीज़ें आपको
देखने को मिलेंगी। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, इन्वेस्टिगेशन में आपको अक्यूट हेमरेज दिख सकता है। जहां पे हाइपोडेंस वाइट मटेरियल रहे। इतनी सी बात समझ में आई। एमआरआई में T1 + T2 इमेजिंग में जो हाइयर प्रेशर ब्लड रहेगा T1 T2 इमेजिंग में, ठीक है, ये इमेजिंग है T1 T2, ये मत समझिएगा ये थोरेसिक ये है वो है, ये सब नहीं है। ठीक है, T1 T2 जो होती है इमेजिंग होती है। इसमें बहुत तेजी से ब्लड जाते हुए दिखेगा और सिग्नल को वॉइड कर देगा। ठीक है, और क्या दिखेगा आपको, ग्लियोसिस दिखेगा। ठीक है, ग्लियोसिस दिखेगा और नेडस की लोकेशन भी दिखेगी। बात समझ गए। अब थर्ड सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जो हमारे पास है वो है डीएसए। तो जो डीएसए होगा, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, ये सबसे ज्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि डीएसए एग्जैक्ट फीडिंग आर्टरी दिखा देता है, बेटर देन एमआरआई। निडस का स्ट्रक्चर भी अच्छे से दिखा देता है, ड्रेनिंग वेन्स अच्छे से दिखा देगा। ठीक, तो जब ये मेजॉरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर दिखा देता है तो इवन ड्रेनिंग वेन्स के साथ साथ पैटर्न भी ड्रेनिंग का दिखा देता है। जो वीनस ड्रेनेज पैटर्न है, मतलब ड्रेनेज पैटर्न जो है वो भी दिखा देता है, और एसोसिएटेड एन्यूरिज्म भी बता देता है कि इसके साथ साथ क्या एसोसिएटेड एन्यूरिज्म है। ठीक है, तो डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी डीएसए गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डिटेक्टिंग आर्टेरोवीनस मालफॉर्मेशन। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हम इसके बाद जो है ये समझेंगे कि अच्छा, अगर सिंपल, चलिए डीएसए पता नहीं आप करने तरीका पता है कि नहीं, बट आपको जानने की वजह कोई खास ज़रूरत नहीं है, बात हो गई सीधी सादी सी। ठीक है, तो
ये बेसिकली कैथेटर जो रहता है, एक स्पेशल कैथेटराइजेशन मेथड होता है, कैथेटराइजेशन अप्रोच होती है, जिसमें कैथेटर को फेमोरल आर्टरी से डाल के वहां तक पहुंचाते हैं जहां तक इन लोगों को लग रहा है कि वो इमेजिंग में आएगा। ठीक है। अदर इन्वेस्टिगेशन की बात करें अगर, तो सीबीसी और पीटीआईएनआर में कोगुलोपैथी दिखेगी। ठीक है। और वाडा टेस्ट में लैंग्वेज और मोटर कॉर्टेक्स का लोकलाइजेशन दिखेगा। लैंग्वेज एंड मोटर कॉर्टेक्स लोकलाइजेशन मिल जाएगा। बाकी गोल्ड स्टैंडर्ड जो है हमारा वो डीएसए ही रहेगा, डिजिटल सब्सट्रैक्टिंग एंजियोग्राफी। कितनी सी बात समझ में आ गई। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें, अगर अनरप्चर्ड मैनेजमेंट है तो जैसे कि इसमें बहुत क्वेश्चनिंग है, जानने की जरूरत हो भी सकती नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है आप किसके साथ उठते बैठते हैं। बात हो गई खत्म। ठीक है। आप किसके साथ उठते बैठते हैं। अगर अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जानने की जरूरत है। अगर आप वही बेवकूफों के साथ उठना बैठना है आपका दिन भर, जो भैया हाथ पैर हिलाओ, ये कराओ वो कराओ, भाग जाओ, तो फिर बात ही खत्म है। तो अरूबा ट्रायल हुआ था 2014 में एक, तो उसमें ये कहा गया कि एवीएम में मैनेजमेंट में इंटरवेंशन इंटरवेंशन मतलब सर्जरी या इंटरवेंशन करना जरूरी है अगर आपका अनरप्चर्ड एवीएम है, एन्यूरिज्म के साथ है, नस फटी नहीं ना, सिर्फ फूली हुई एन्यूरिज्म दिखा रहा है एवीएम, तो इंटरवेंशन करना जरूरी है। तो कुल मिला के रिजल्ट ये आया कि आप मेडिकल मैनेजमेंट से, सिर्फ मेडिसिन से आप काम चला सकते हैं। इंटरवेंशन जिनके जिनके करे गए, ये जिनकी भी इनकी सर्जरी करी गई, इंटरवेंशनल तरीके से काम किया गया, उन पेशेंट में ये देखने को मिला कि उन पेशेंट को स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हैं। पोस्ट टू 2014, पोस्ट अरूबा के बाद हुआ क्या, स्मॉल या लो ग्रेड रप्चर्ड एवियन में इंटरवीन करना है, लार्ज और हाई ग्रेड अनरप्चर्ड में ऑब्जर्वेशन रखिए, और पेशेंट अगर यंग पेशेंट है तो लाइफ टाइम हैमरेज का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसी के हिसाब से हर केस अलग अलग तरीके से ट्रीट होना शुरू हो गया। किसी में सर्जिकल रिसेक्शन हो रहा है, किसी में रेडियो सर्जरी हो रही है, किसी में ऑब्जर्वेशन या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी में एम्बोलाइजेशन कर दे रहे हैं। ठीक है। तो अलग अलग तरीके से एवीएम का ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया। डिसेक्शन की में अगर जानना चाहें तो रिसेक्शन में पहले आपका क्रेनियम जो है क्रेनियोटॉमी होगी एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंचने के लिए, फिर कॉर्टिकल मैपिंग करेंगे। ठीक है। आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी फीडिंग आर्टरी है विद द हेल्प ऑफ डीएसए, और आसपास का जो निडस का एरिया है जहां पे ग्लियासिस हो रहा था, उस एरिया को डाइसेक्ट करेंगे, बट निडस में नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर निडस एक तरह सा बड़ा सा गुच्छा है तार का, आपने बीच से तार काट दिया, सारे कनेक्टेड कर दिए, या एक तरह से कैसे समझाएं आप लोगों को, ये तीन तार आ रहे हैं, तीन तार आके मिलके एक में हो गए, तो
एक एक काटेंगे, अगर एक को काटेंगे तो खून कम बहेगा, पर अगर इसी को बीज को काट देंगे बड़े को, जो गुच्छा बना बैठा है, तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी। तो निडस को नहीं काटते, निडस के आसपास के एरिया को हल्का हल्का डाइसेक्ट करते हैं और कोगुलेट करके वेन को ड्रेन करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और जब धीरे धीरे ड्रेन हो जाता है तो उसके बाद निडस को निकालते हैं, ठीक। तो ये तरीका एक सर्जिकल रिसेक्शन का तरीका है, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट के अलग अलग तरीके हैं, कंजर्वेटिव भी हैं, सर्जिकल भी हैं, रेडियो सर्जरी भी है। फिजियोथेरेपी असेसमेंट की अगर बात करें तो आपको पेशेंट का क्रेनियल ब्रूट, हाँ क्रेनियल ब्रूट आप लोग समझ गए थे, ये हमारे एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपी असेसमेंट की अगर बात करें तो आप सबसे पहले कॉन्शियसनेस जो है चेस्ट चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ जीसीएस, ठीक है। मोटर चेक करेंगे, चाहे वो पावर हो, चाहे वो टोन हो, चाहे वो रिफ्लेक्सेस हो हमारे, और बेबिंस्की साइन चेक करेंगे, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। सेकंड हम जो है सेंसरी पे आ जाएंगे। इसमें सुपरफिशियल और डीप दोनों टेस्ट करेंगे। बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीच, लैंग्वेज, स्पीच में लैंग्वेज, अरे वही स्पीच लैंग्वेज अलग अलग चीज होती है। बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये सब टेस्ट करेंगे, असेस करेंगे हम लोग। और जितने भी हायर मेंटल फंक्शन है ये टेस्ट करेंगे। ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ असेस करने में आ जाएगा, असेसमेंट में आ जाएगा, ठीक है। पेशेंट से सीजर्स की हिस्ट्री लेंगे, इसकी हिस्ट्री लेंगे, सीजर्स की हिस्ट्री लेंगे, और ये प्रिकॉशन जरूर रखेंगे कि पेशेंट को सीजर्स ड्यूरिंग थेरेपी ना आए। प्रिकॉशन रखेंगे, बच के रहेंगे कि सीजर्स ना आए। आपका मेन जो गोल होगा, आप असेस तो कर लेंगे पेशेंट, पेशेंट में क्या मसला, ठीक है। आप असेस कर लेंगे, आप असेस करके देख लेंगे कि क्या मसला है, किस पार्ट में है, तो आप उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें फिजियोथेरेपी गोल की, तो सिंपल सिंपल सा जो हमारा स्ट्रोक में गोल चल रहा था वही गोल रहेगा। फिर भी अगर हम बात करें जैसे कि डीवीटी, प्रेशर अल्सर और निमोनिया, हमारा सब अक्यूट, मतलब अक्यूट फेज का गोल रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ रेंज ऑफ मोशन, पोजीशनिंग और रेस्पिरेटरी केयर, ठीक है, और सेंसरी स्टिमुलेशन, रेस्पिरेटरी केयर और सेंसरी स्टिमुलेशन। देखिए हर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट अलग अलग रहेगा, एक जनरलाइज पूरा बता दे रहा हूँ मैं। कोई फ्रंटल के साथ आया है, कोई पैराइटल, कोई टेम्पोरल, कोई ऑसिपिटल, सबके लिए अपना अपना अलग अलग रहेगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट में गेट रिहैब शुरू कराएंगे, ये सब चीजों के बाद डिपेंड करता है कब वो धीरे धीरे हील करना लगे। फिर हम अपर लिम्ब की फंक्शनल ट्रेनिंग कराएंगे, कराना शुरू करेंगे। उसके बाद हम जो है ये कॉग्निशन की अगर जरूरत पेशेंट को है, कॉग्निटिव एबिलिटी अगर चली गई, तो कॉग्निशन की भी एक्सरसाइज कराएंगे। अच्छा, ये सब कराने के टाइम पे पेशेंट पे एक चीज का बस ध्यान रखना है कि पेशेंट को सीजर्स ना आए,
ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। पेशेंट को सीजर्स ना आए। ठीक, सिंपल सॉर्टेड सी बात यही है। कुछ चीजों से बचने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पेशेंट को सीजर्स कब कब आ रहे हैं। तो एक तरह से ये ऐसा समझ लीजिए कि कंसिडरेशन आपको क्या क्या रखनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट के साथ साथ कंसिडरेशन क्या क्या रखनी पड़ेंगी। पेशेंट का बीपी कभी 120 के अबव या 130 के अबव ना जाने पाए। पहला कंसिडरेशन ये रहेगा। ठीक है, इतनी सी बात समझे। कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है थ्रू आउट एक्सरसाइज। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी आपको जब तक पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है। इतनी सी बात समझ में आई। बीपी पे पहली चीज ध्यान देंगे। सेकंड, अगर हम सीजर्स की बात करें, सीजर्स ये समझिए कि उसका सीजर्स कितनी देर तक चल रहा है, कितनी बार आ रहा है दिन में, फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या करने पर आ रहा है। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन, फ्लैशिंग ऑफ लाइट्स, ये सब अवॉइड कराएंगे। क्या क्या अवॉइड कराएंगे? हाइपर वेंटिलेशन ना हो पाए पेशेंट। ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन मतलब हवा का कमी हो जाना फेफड़ों के अंदर ना हो पाए। दूसरा, मुंह पर फ्लैश लाइट नहीं बार बार मारेंगे, तेज आवाज नहीं करेंगे। ठीक है, और सबसे बेहतरीन चीज, पेशेंट में आपको कभी भी कोई भी तरीके का कॉन्टैक्ट स्पोर्ट इन पेशेंट को अवॉइड करवाना है। जिसमें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, फुटबॉल ये वो, तो इन सब में जो हाई एरोबिक एक्टिविटी जो होती हैं, जो बहुत सडनली ऑक्सीजन डिमांड मांगती हैं, हाई इंटेंसिटी पे कोई भी एक्टिविटी इन पेशेंट को नहीं कराना है। इवन वेट लिफ्टिंग भी नहीं। ठीक है, एवीएम के टाइम पे ये चीजें ध्यान देना है। पेशेंट को अगर कभी सीजर्स आ जाए आपके फिजियोथेरेपी कराते टाइम, तो हमेशा ध्यान देना है कि आपको काम रहना है। पेशेंट बैठा है, खड़ा है, उसको सबसे पहले लेटाना है। ठीक है, लाई कराना है। लेटाने के बाद पेशेंट के मुंह में कुछ नहीं डालना है। ठीक है, चाहे वो कोई सामान हो, चाहे कोई और चीज हो। पेशेंट का हेड प्रोटेक्ट करना है, बट ऐसा नहीं कि पकड़ ही लेना है, वो हिला ना सके। ठीक है, प्रोटेक्ट करना है, ज्यादा कस के पेशेंट को पकड़ना नहीं है। ठीक, और टाइम और ड्यूरेशन और टाइप जरूर आपको ध्यान रखना है, किस टाइप का सीजर था, कौन कौन से पार्ट अफेक्टेड थे। तो आपको टाइम, ड्यूरेशन और टाइप ध्यान में रखना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। मोटर रिहैबिलिटेशन में सेम वही चीजें होंगी जो हम स्ट्रोक में करा रहे थे। टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग रहेगी, फंक्शनल ट्रेनिंग रहेगी, बर्नस्टॉर्म की स्टेजेस के हिसाब से अप्रोच पहुंचेंगे, गेट रिहैबिलिटेशन आएगा, अपर लिम आएगा, बैलेंस ट्रेनिंग आएगी, स्पास्टिसिटी मैनेजमेंट आएगा, ये सब चीजें आएंगी। मोडालिटीज आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो अगर हम
मोडालिटीज की बात करें तो मोडालिटीज में सबसे पहले हम फेस, जो कि पेशेंट को फुट ड्रॉप के टाइम में काम आएगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 30 to 50 हर्ट्ज रखनी है आपको। इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं करनी ताकि पेशेंट को सीजर्स आ जाए। सेकंड, पेन के लिए हम टेंस दे सकते हैं विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 80 to 100 हर्ट्ज। ठीक, टेंस से हमारा पेन मैनेजमेंट और स्पास्टिसिटी दोनों कवर अप हो जाएगा। न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर की बात करें तो इसमें भी हम जो है 30 से 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं पेशेंट को, और कोशिश ये करेंगे कि हम इसको कराते टाइम मॉनिटर करेंगे बीपी को। ठीक है, टेंस हमारा किस में काम आ रहा था? पेन और स्पास्टिसिटी में। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो है मोटर रीलर्निंग और फुट ड्रॉप में। फुट ड्रॉप और मोटर रीलर्निंग, इन दोनों में ये काम आ रहा है, और उसमें बीपी का आ रहा है काम। मिरर से भी करा सकते हैं आप। इसमें 15 से 30 मिनट डेली। इसमें जो पेशेंट है वो आपका सिंपल सॉर्टेड, जितने भी हेमीप्लेजिया के पेशेंट हैं उनमें आप ये चीज करा सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं ना एवीएम के लिए, पर हेमीप्लेजिया के सिम्टम्स अगर शो कर रहा है तो आप करा सकते हैं। ठीक, बाकी चीजें हमने कवर कर दी है। सेम वही स्ट्रोक की गाइडलाइंस के हिसाब से इसमें भी आपको बाकी चीजें, चाहे वो एक्सरसाइजेज हो, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, उसके हिसाब से ही करना है। कोई बहुत ऐसा स्पेसिफिक पार्ट कवर अप नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर एक केस आपके पास आता है 28 साल का मेल, जिसमें कोई भी ऐसा डायबिटीज, हाइपरटेंशन या एज का रिस्क फैक्टर नहीं है, और वो कहता है कि सडनली उसके बहुत तेज सर में दर्द हुई, उल्टी हुई और राइट साइड में वीकनेस आने लगी, हेमीप्लेजिया हो गया, आपने उसका सीटी कराया तो आपको लेफ्ट फ्रंटल हेमरेज दिखा और हाइपरटेंशन की कोई भी हिस्ट्री नहीं, तो आपका सिंपल सॉर्टेड से डायग्नोसिस एवीएम पे ही जाना चाहिए। बट उससे पहले आपको इन्वेस्टिगेशन में डीएसए ज़रूर करवाना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि उसको एग्जैक्टली एवीएम है भी कि नहीं है। ठीक, तो मैनेजमेंट की बात करें, पेशेंट आया है तो मैनेजमेंट पे आप इंटरक्रेनियल हैमरेज का जो भी मैनेजमेंट होगा और डेफिनेट एवीएम ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि आप डीएसए करवा के ऑलरेडी निडस की लोकेशन से लेके वीनस ड्रेनेज के फ्लो तक सब देख पाएंगे। इतनी सी बात समझ में आई। पेशेंट अगर आया, 22 साल की फीमेल आई आपके पास, जिसे रहे रहे फोकल सीजर आते हैं और राइट आर्म में झटके आते हैं, और आपने उसका
एमआरआई कराया जिसके लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स में आपको वाइट फोकल डेंसिटी दिखी और एवीएम का सस्पेक्ट लगा, तो आप क्या समझेंगे कि पेशेंट में हैमरेज नहीं हुआ है और ये एवीएम जो है अनरप्चर्ड है, इसीलिए पेशेंट में सीजर्स आ रहे हैं और जनरलाइज ऐसी कोई वीकनेस नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक एवीएम जो है यहाँ पे ख़त्म होता है और इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड डिजीज़ और स्पाइनल कॉर्ड के जो स्ट्रोक रहेंगे वो आएंगे।